नमस्कार एमपी दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा यानी मोनिका तिवारी मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सजीव फोन इन प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं, आपके सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा यही प्रयत्न रहता है कि हर रोज़ हम आपके लिए एक नया विषय लेकर आएँ जिस पे हम बात कर सकें, आपके और अपने विचार आपस में साझा कर सकें। आज भी हमारा यही प्रयत्न रहेगा। हमारा आज का विषय हम आपको अवश्य ही बताएंगे, लेकिन जल्दी से आप हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए ताकि आप नोट कर लें और ध्यान से हमें कॉल अवश्य ही कीजिएगा। हमारे नंबर्स हैं 0755260049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। तो भाई हमारे नंबर्स तो आपने नोट कर ही लिए हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि क्या है आज की तिथि, क्योंकि आज की तिथि बताना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की तिथि है विक्रम संवत 2079 के अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी, तदनुसार 20 सितंबर 2022, दिन है मंगलवार। सप्ताह का दूसरा दिन है। कल बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत हुई होगी। आज कई सारे कार्यों को आपको अंजाम देना होगा, इसीलिए आप उसकी तैयारी में जुट जाइए। लेकिन ये 1 घंटा हमारे साथ अवश्य व्यतीत कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। आइए अब आपको बता देते हैं कि क्या है आज का विचार, क्योंकि एक अच्छे विचार के साथ हमें अपने किसी भी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। आज का विचार है जो हमें दिया है गुरु नानक देव जी ने। आप कहते हैं, अहंकार मनुष्य नहीं रहने देता है, अतः अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। विनम्र हो, सेवा भाव से जीवन गुजारना चाहिए। हमेशा हमें विनम्र रहना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सेवा को ही अपना धर्म बनाकर रखना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें सबका आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही साथ जीवन में उन्नति और तरक्की अवश्य ही हो सकेगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और देखते हैं कि आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी खास घटनाएं घटित हुई थीं। यानी 20 सितंबर का इतिहास क्या है। आज का इतिहास 1388 की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक तृतीय का निधन हुआ था। 1831 में भाप से चलने वाली पहली बस बनाई गई थी। 1857 में अंतिम मुगल बादशाह शाह जफर ने आत्मसमर्पण किया था, कैदी बनाकर लाल किले से लाए गए थे। 1949 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट का जन्म हुआ था। 2001 की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका ने 150 लड़ाकू विमान खाड़ी में उतारे थे। 2006 में ब्रिटेन के रॉयल बॉटनिक गार्डन्स के वैज्ञानिकों को 200 वर्ष पुराने बीज उगाने में कामयाबी भी मिली थी। 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और विश्व चैंपियन मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई थी। 2021 में चरणजीत सिंह चिन्नी पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री बने थे। तो ये हो गया आज का इतिहास। मैं आपको बता दूं, आज गुरु नानक देव जी की पुण्यतिथि है। हम उन्हें नमन करते हैं। साथ ही साथ हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो 15 अगस्त 2023 तक हम मनाने वाले हैं। इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारा यही प्रयत्न है कि हम याद करें उन जाने अनजाने वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनमें से कुछ वीर और वीरांगनाओं के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हैं बरकतुल्ला भोपाली, जिनकी आज पुण्यतिथि है, एनी बेसेंट, जिनकी आज पुण्यतिथि है, कनकलता बरुआ जी, आज जिनकी शहादत है, और भोगेश्वरी पुखनानी जी, जिनकी आज शहादत है। आज हम सभी इनको नमन करते हैं, याद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ऐसे सभी वीरों को हमारा शत शत नमन। आइए अब मैं आपकी मुलाकात करा देती हूँ हमारे आज के मेहमान से और साथ ही साथ बताती हूँ कि क्या है हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है पोषण और आहार।
हम सभी जानते हैं सितंबर माह पोषण और आहार के रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसके अंदर सभी को जागरूक करने का प्रयत्न किया जाता है कि कैसे हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। सही पोषण और सही आहार लेने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि कहा भी तो गया है कि सबसे बड़ा धन होता है निरोगी काया। यदि हमारी काया निरोगी रहेगी तो हमें हर छोटी छोटी चीज़ में खुशी मिल सकती है, और यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बड़ी से बड़ी खुशी भी हमें अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए हमारा आज का विषय भी यही है, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारी आज की मेहमान मौजूद है। स्वागत करते हैं श्रीमती संपदा प्रदीप जी का। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि संपदा जी पोषण आहार विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान भी हैं, एक बहुत अच्छे अदाकार हैं जिनका नाम है गुड्डू चार्ली। स्वागत करते हैं आपका भी। नमस्कार गुड्डू जी, स्वागत है आपका। आप सभी देख पा रहे हैं कि गुड्डू जी जो हैं चार्ली चैपलिन के गेटअप में ही यहाँ मौजूद हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, इनका असल नाम क्या है, ये सारी जानकारी भी हम आपको अवश्य ही देंगे। लेकिन अपने विषय पर लौटते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे पोषण और आहार के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि सही पोषण और आहार हम सभी के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि हम संतुलित भोजन लेंगे तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर कितना फर्क पड़ता है। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, आज के टाइम हम देखते हैं कि हर कहीं पे बात चर्चा चलती रहती है कि पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बैलेंस लेना चाहिए, सब कुछ अच्छा खाना चाहिए जी। हर कोई इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है आजकल, क्योंकि साथ ही बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे हम उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढते हैं कि हम ऐसी कौन सी चीज़ ले सकते हैं जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है हमारा आहार जी। हम जितना अच्छा आहार लेंगे, जितना पौष्टिक और बैलेंस्ड आहार लेंगे, उतना ही हम इन बीमारियों से दूर रह पाएंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, सभी के लिए आहार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, सभी के लिए आहार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसा कि मैम हम जानते भी हैं कि एक माँ जब गर्भवती होती है तभी से एक बच्चे का जो आहार है, पोषण है, उसकी शुरुआत हो जाती है। तो यही आपसे चर्चा भी करना चाहेंगे, क्योंकि सितंबर माह हम सभी जानते हैं पोषण और आहार माह के नाम से जाना जाता है। तो इसमें गर्भवती और गर्भवती जो महिलाएं रहती हैं उन पर बेहद ध्यान दिया जाता है, क्योंकि 1000 दिन एक बच्चे के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप हमें बताएं कि कैसे ख्याल रखना चाहिए अपना उन शुरुआती दिनों में, ताकि जब एक शिशु आता है, इसका जन्म होता है, तो वो एक स्वस्थ शिशु हो। देखिए, ये जो है 1000 दिन हम जिनको कहते हैं, ये वैसे तो उसके पहले ही स्टार्ट हो चुका होता है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ जीव बन सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो किशोर बालिकाएं हैं वे भी स्वस्थ रहें। वे जब स्वस्थ रहेंगी तब जो बच्चा है जो उसमें बनने वाला है वो भी स्वस्थ बन पाएगा, उसको एक पूरा पोषण मिलेगा। और वो साथ ही साथ कुछ अच्छे चित्र भी हम मैम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आप देख सकते हैं, इसमें कई तरीके की सब्जियां हैं, फल हैं, जो कि हम हमारे भारतीय खाने में थोड़ा सा देखा जाता है कि कम खाते हैं। कई लोगों से हम मिलके पता भी करते हैं तो देखा जाता है कि फल जो है बहुत हम कम लेते हैं, कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, कभी पसंद नहीं आते हैं। तो इन चीजों का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। जैसे आपने गर्भवती महिला की बात की है, तो उस समय भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महिला अगर जो खाएगी वही बच्चे को मिलेगा। तो जो जैसे विटामिन सी हुआ, बी हुआ, ये हमें रोज में खाना है। तो ये जब हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो उसमें हमें प्रचुर मात्रा में ये चीज़ें मिलती हैं और यही बच्चे तक पहुंचती है। दूसरा ये है कि महिला जितना खुश और जितना अच्छा और स्वस्थ चीज़ खाएगी उतना ही बच्चा स्वस्थ बनेगा और खुश मिजाज रहेगा। बिल्कुल, यानी कि अच्छा पोषण खाना, अच्छा भोजन खाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, खुश रहना बेहद महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना ये भी चाहूँगी कि जैसा कि अभी संपदा जी हमें बता ही रही थी कि फल खाना बेहद आवश्यक हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग फल को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल नहीं करते हैं। और यदि फल लेते भी हैं तो जो पसंदीदा है वही लेते हैं, कुछ चुने हुए फल का ही सेवन करते हैं। सारे फलों में अपना अपना अलग अलग न्यूट्रिशन रहता है, सभी फलों का सेवन हमें करना चाहिए। और कुछ फल भी इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप देखिए, फलों के रंगों को ही यदि आप देखेंगे तो उनसे बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलता है। क्योंकि अनार की जब हम बात करते हैं तो लाल रंग का होता है, उससे कहते हैं कि खून बढ़ाने में हमारी मदद करता है।
थे। तो ऐसे अलग अलग फलों से हमें अलग अलग चीज़ें देखने को और जी, समझने को मिलती हैं, जिसका सेवन हमें अवश्य करना चाहिए। और इस वक्त भी हमारी टीवी स्क्रीन पे दर्शक देख पा रहे हैं एक फोटोग्राफ। मैं चाहूँगी मैम आप इस डाइट के बारे में बताएं, क्योंकि डाइट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है सभी के लिए। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि डाइट कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मानसिक स्थिति है, ये हम खरीद नहीं सकते हैं। जी। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बस हमारे लिए करनी होती हैं, और उसमें आहार सबसे पहले आता है। आजकल जो हम देखते हैं प्रोसेस्ड और फास्ट फूड, क्योंकि लाइफ जो है बहुत ही जल्दी जल्दी स्पीड में चल रही है, हर किसी को जल्दी है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को किसी और काम से जाना है, तो सबसे पीछे जो रह जाता है वो खाना होता है। फिर बस एक पैकेट खुलता है, कई बार ब्रेड निकल आती है, कई बार कॉर्नफ्लेक्स निकल आता है, फटाफट बस खाया और हम निकलने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें उस वक्त ज़रूरी है कि हम ये कोशिश करें कि हम कितना स्वस्थ, मतलब अच्छी चीज़ें बनाकर रख पाएं घर में, जो हमारे बच्चों के लिए भी हो, हमारे लिए भी हो, परिवार में हर व्यक्ति उस चीज़ को सुबह निकलने से पहले खा पाए। जी, यानी कि जो हमारा भोजन है वो स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, इसलिए हमें अच्छा भोजन लेना चाहिए। फलों को हमें इंक्लूड करना चाहिए, साथ ही साथ हरी पत्तीदार सब्जियां खाना चाहिए। इसके अलावा पनीर का सेवन हमें करना चाहिए। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए कहते हैं, वेजिटेरियंस को ये शिकायत रहती है कि कई बार प्रोटीन जो है हमें नहीं मिल पाता है सही मात्रा में, इस वजह से हमारी जो डाइट है वो पूरी नहीं हो पाती है। नॉन वेजिटेरियंस के पास ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं, क्या ये सही बात है, या वेजिटेरियंस के पास भी इतने बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे वो प्रोटीन का सेवन अच्छे से ले सकते हैं? बिल्कुल, आज हम ये देखते हैं, इस बारे में कई बार बातें होती भी हैं कि जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें हमारे इसमें प्रोटीन बहुत कम है, और जो हम इंडियन डाइट की बात करते हैं उसमें भी प्रोटीन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो दालें हैं वो हमारा मेन सोर्स है जिससे हमको प्रोटीन मिलता है। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि आप दाल चावल खाएं, दाल रोटी खाएं और अंकुरित आहार खाएं, जितना हो सकता है उतना अंकुरित आहार खाएं, क्योंकि अंकुरित में आपको प्रोटीन मिलता है और साथ में जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी साथ में मिलते हैं, जैसे विटामिन सी हुआ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हुए, तो कई सारी चीज़ें उसमें हमको मिलती हैं। और वही हम नॉन वेजिटेरियन डाइट में देखें तो जो वो प्रोटीन रिच तो बहुत होती हैं, पर साथ में वो फैट भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा में मिल जाता है हमें उसमें, तो उसमें भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमको किस तरीके का प्रोटीन लेना ज़रूरी है, नहीं तो उसके साथ साथ हमें फैट भी एक्स्ट्रा में मिलता जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, पोषण और आहार। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, यदि आपके मन में भी इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स फिर से आप नोट कर लीजिए, 0755260049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और आज का जो विषय है उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए देखते हैं कि क्या है उनका प्रश्न। नमस्कार। जी गर्भावस्था के दौरान जो महिलाओं को हम भोजन देते हैं, जी ऐसी बता दें, इसलिए जो है सतरंगी थाली के साथ सजा करके देते। दूसरी की इसलिए कौन से पोषक तत्व होने चाहिए, मेरा लौह तत्व है, कैल्शियम है, विटामिन है, प्रोटीन है, तथा इसके अलावा और कौन से इनमें तत्व शामिल करना चाहिए उनकी सेहत को देखते हुए? जी, क्या कहना चाहेंगे मैम? महिलाओं के बारे में उनका प्रश्न है कि उनको किस तरह से खाना देना चाहिए और गर्भवती जब होती हैं तो उस समय कैसा ख्याल रखना चाहिए? देखिए, उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब हमें हर एक चीज़ की ज़रूरत है, उसमें हम थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कम कर सकते हैं, पर हमें प्रोटीन, कैल्शियम, जो हमारे विटामिन मिनरल्स हम जिनको कहते हैं वो बहुत अधिक ज़रूरी हो जाते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर कलर का खाना दिया जाए, जिसमें अपने आप ही हर तरीके का जो आहार है, आपका जैसा आहार होगा, जिस कलर का होगा, उस आपको न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलते जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हमारी जो पूरी थाली होती है उसमें हमें सब कुछ मिलता है। अगर हम नॉर्मल भी बात करें कि दाल चावल रोटी सब्जी सलाद लेते हैं, उसमें हम रायता लेते हैं, उसमें तो इसमें हमें हर चीज़ मिलती जाती है। सलाद को हम थोड़ा कच्ची सब्जियों के फॉर्म में खा लेते हैं, थोड़ी सी पकी हुई सब्जियां ले लेते हैं। तो ये इस तरीके का आहार हम जब देते हैं तब हमें उसमें थोड़े से फाइबर्स भी मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक गर्भवती महिला के लिए, क्योंकि उसको थोड़ा सा पेट में भी दिक्कत आती है उस टाइम पे, थोड़ा सा जो खाना हमें पचाना होता है उसमें दिक्कत आती है, तो उस वक्त ज़रूरी होता है कि हम फाइबर अधिक मात्रा में लें। तो इस तरीके से जब हम कलरफुल थाली, एकदम रंगीन थाली देते हैं तो उसमें सारे पोषक तत्व आ जाते हैं और उससे सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनको ज़रूरी
ज़रूरी है पोषक तत्व उतने मिल जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यदि हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है खाने में, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, पौष्टिक है, तो उसका सेवन हमें करना चाहिए। क्योंकि यदि आप वो चीज़ नहीं खाएंगे तो हो सकता है आगे चलकर आपको ऐसी कोई सी दवाई का सेवन करना पड़े जिसका स्वाद आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। इसलिए यदि आप अच्छे से खाना खाएंगे, सारी सब्जियां लेंगे, दलिया लेंगे, अच्छा पोषण लेंगे अपनी थाली के अंदर, आपके पेट में अच्छी चीज़ें जाएंगी तो आपका जो पाचन तंत्र है वो बेहद अच्छा रहेगा। आइए अब बात करते हैं, हमारे एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुड्डू चार्ली जी। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। तो गुड्डू जी, आप बड़े ही अच्छे गेटअप में आज मौजूद हैं, चार्ली चैपलिन के गेटअप में। तो हमें बताइए कि आपका नाम गुड्डू चार्ली कैसे पड़ा? सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार मेरा, और दूरदर्शन के लिए मैं यही कहूँगा, मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ इस वक्त कि दूरदर्शन के स्टूडियो में मैं आया हूँ और आप लोगों के दुआओं से यहाँ मोनिका जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पे एक गेस्ट के रूप में बुलाया है। मोनिका जी का जो सवाल है, गुड्डू चार्ली नाम कैसे पड़ा, ये एक मैं 86 में एक ड्रामा कर रहा था, हम नमूने, उसमें मैं किन्नर का कैरेक्टर कर रहा था। तो एक अहमद खान साहब हैं जो नासिर हुसैन साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं और एक्टर भी हैं, अभी हैं। इस परसों इत्तेफाक से मेरी मुलाकात भी हुई भोपाल में उनकी जी। तो उन्होंने मुझे गेटअप करते हुए देखा तो उन्होंने बताया कि यार ये कैरेक्टर बहुत अलग है। तो उन्होंने घर पे बुलाया मुझे, जहाँ मतलब फिल्म बना रहे थे, शॉर्ट फिल्म बना रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने बुलाया कि गुड्डू जी आप प्लीज़ आइए। और मेरा जैसे कि नाम पहले शरीफुर रहमान रहा, मतलब ओरिजिनल नाम मेरा शरीफुर रहमान है। जी जी। तो उन्होंने कहा कि शरीफुर रहमान आप घर आइए। मेरे एक बड़े भाई थे, बड़े पापा के लड़के जी, जिनकी डेथ हो चुकी है। जी जी। तो उन्होंने कहा कि गुड्डू, घर में प्यार से गुड्डू कहा जाता है, मैं क्लियर कर रहा हूँ उस चीज़ को। जी। तो कहला गुड्डू तुम्हें अहमद खान साहब ने बुलाया। तो मैंने कौन अहमद खान साहब? कहला यार तुम्हारे को वो मिले थे, डायरेक्टर साहब हैं, उनसे मिलिए, फिल्म बना रहे हैं, वो कुछ कैरेक्टर लेके कर रहे हैं। तो मैं उनसे मिला, मिलने के बाद उन्होंने कहा, तो उनके फोटोग्राफर से उन्होंने कहा कि यार इसके चेहरे में कुछ अलग बात है, एक बहुत समझ में नहीं आ पा रहा है ये कैरेक्टर क्या है, जैसे कॉमेडी अच्छी कर रहा है। तो कहले तुम्हें इनके 10-12 फोटोग्राफ करो। और करने के बाद उस वक्त ये मोबाइल का कोई काम नहीं था, मतलब 86 की बात बता रहा हूँ, 87-86 की। तो कोई मतलब कि उतना नहीं था। तो उन्होंने अपना हाथ से ग्राफिक करा, तो उन्होंने 4-5 फोटो बनाने के बाद एक चार्ली का फोटो बनाया है जिसमें मेरी मूछें आउट करी हूँ और शॉर्ट मूछें रखी हूँ और कैप पहनाया। तो उन्होंने कहा अहमद साहब इस लड़के को कुछ मत बनाओ, चार्ली चैपलिन बना दो आप। और दिखाया तो वाकई जिस वक्त मेकअप के ऊपर आया तो मुझे नहीं मालूम, तो मुझे खुद यकीन नहीं था कि मैं चार्ली चैपलिन का डुप्लीकेट हूँ। ये गॉड गिफ्ट कहना चाहिए कि मेरी हाइट और पर्सनालिटी एकदम बिल्कुल फिक्स बैठी। और यहाँ मेरा नाम गुड्डू चार्ली रहा। और जब इस फिल्म का प्रमोशन 12 मई 1991 में हुआ तो यहाँ सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर जी आई जी, जिन्होंने मुझे अवार्डेड किया। और साथ में उन्होंने कहा कि गुड्डू जी आपका नाम आज से शरीफुर रहमान नहीं कहा जाएगा, आज से गुड्डू चार्ली कहा जाएगा। क्या बात। ये देन अहमद खान साहब और शर्मिला टैगोर जी के दी हुई है। और 91 से आज तक मुझे यहाँ गुड्डू चार्ली के नाम से जाना जाता है। मैं उन लोगों के, शर्मिला टैगोर जी का भी और अहमद खान साहब का बहुत बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने इतना पोजीशन दी है मुझे। क्या बात है। तो यानी कि गुड्डू चार्ली के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी थी जो आपने हमें बताई अभी, कि किस तरह से शर्मिला टैगोर जी ने आपको ये नाम दिया आपके एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान। गुड्डू जी, आप मुझे बताइए कि आप एक कॉमेडियन हैं, तो जब भी किसी व्यक्ति को किसी किरदार करने का मौका मिलता है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उसके लिए कि उस किरदार को वो आत्मसात कर ले, क्योंकि जब तक वो अपने आत्मा में उस कैरेक्टर को नहीं बसा लेगा वो अपने दिल से उस कैरेक्टर को कर ही नहीं सकता। तो आप ये सारी चीजें कैसे करते हैं, और जो हमारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं तो उनको भी क्या करना चाहिए, क्या टेक्निक्स अपनाना चाहिए, इस बारे में आप बताएं। जी इस बारे में मुझे सिर्फ यह है कि जब मेरे गुरु अहमद साहब ने और दादा यदुरा जी जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो भी मेरे गुरु रहे हैं जिन्होंने पहला ब्रेक मुझे इस दुनिया मतलब इस शहर में दिया। जी, शरीफुर रहमान के नाम से जाना जाता था पहले। 81 में पहला ड्रामा उनके साथ ही करा है। अहमद खान और सॉरी यदुरा साहब और महबूब खान साहब, इन लोगों के साथ प्ले करा मैंने पहली बार। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बात ध्यान रखना हमेशा कि कभी मजाक में मत लेना स्क्रिप्ट को, हास्य मत करना मत। और अहमद साहब ने कहा बेटा ये दरवाज़ा हमने खोल दिया है, अब इसकी चौखट पार करना तुम्हें है। अब तुम देखते हैं हम लोगों का नाम ऊँचा करते हो या समझ सकते हैं इस चीज़ को। जी, खैर हमने कोशिश करी,
आज उन लोगों की दुआओं से, आप लोगों की दुआओं से आज इस काबिल बने हैं कि मार्केट के अंदर, शहर के अंदर, क्या भोपाल, बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह नाम चलता है। जी अब आपका सवाल कि किस तरह हम इसको जीवित करते हैं, तो जब हमारे पास स्क्रिप्ट आती है तो मात्र हम 1 घंटा स्क्रिप्ट देखते हैं और देखने के बाद एक साइड रखते हैं और आंखें बंद करके सिर्फ उस कैरेक्टर के अंदर जाना पसंद करते हैं कि अपने आप में उतारते हैं उस कैरेक्टर को। उतारने के बाद फिर भूल जाते हैं कि हम शरीफुर रहमान हैं या गुड्डू चार्ली हैं। जी हम सिर्फ उसी कैरेक्टर को जीवित करते हैं जो कैरेक्टर चाहिए हमें। बिल्कुल। तो उस चीज़ के लिए जब हम उतारते हैं तो जी। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा जो जी। इस दुनिया में मतलब शहर के अंदर मतलब कलाकार जो बनने वाले हैं या बन रहे हैं, नए जनरेशन, तो उनसे भी कहना यही चाहूँगा कि वो भी इस चीज़ को फॉलो करें जी कि अपने आप में स्क्रिप्ट को उतारना बहुत ज़रूरी है, उससे खिलवाड़ ना करें और अपने सीन को एकदम बिल्कुल इस तरह करें कि वाकई हम नहीं, हम वो कैरेक्टर हैं जो चीज़ हमें डायरेक्टर हमें दे रहा है। बिल्कुल, यानी तब कि तो अपने जाके भीतर उस किरदार को पूरी तरह से उतार जी। ले, उसे आत्मसात कर ले और बेशक। फिर अपना कैरेक्टर भूल के उसी कैरेक्टर को जिए, तभी आप उसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जी, बेशक। गुड्डू जी, इस वक्त यदि आपको आपने क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े अभिनेताओं अभिनेत्रियों के साथ काम किया है, जी, जी। तो इस वक्त कोई डायलॉग, कुछ चीजें आपके मन में हो तो आप जरूर सुनाएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। एक छोटा सा डायलॉग है, जी ज़्यादा बड़ा तो नहीं, हाँ हाँ मेरे ड्रामे का है। जी जरूर सुनाएं। उसमें मतलब कि कलयुग की राधा, कलयुग जो की मैंने राधा। हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर परफॉर्म करा था उसे, जी स्वर्गीय श्री जफर वासी साहब का ड्रामा था। जी और उसका भी बड़ा रोचक कहानी है जी जी कि मैं उस वक्त 94 में सऊदी अरब, मतलब 91 में सऊदी चला गया था यहाँ से, और वहाँ से जब वापस आया तो किसी को मालूम नहीं था कि मैं वापस आ गया हूँ। जी जी और जफ़र साहब को मतलब क्या लगे उनका जो एक कैरेक्टर था वो इत्तेफाक से 8 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में प्लास्टर चढ़ गया। हाँ हाँ अहमद साहब ने एक लड़के से कहा, यार ये कैरेक्टर से कौन जल्दी फॉलो कर सकता, कहला गुड्डू भाई। हाँ चलो गुड्डू भाई कहला वो तो सऊदी में, चले सर वो आ चुके हैं भोपाल, हाँ चले यार वो मानेंगे, क्या लगे चलिए कोशिश करते हैं। वो आया तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं मैं अब प्ले नहीं करना चाह रहा। चले यार सर ऐसी सी बात है, मैंने अच्छा स्क्रिप्ट क्या है, तो उसमें एक मन बुद्धि वाला कैरेक्टर था, जी बांके लाल, जी तो वो कैरेक्टर था। तो राधा जो थी मेरी बहन थी, जी जी तो मैं आता तो राधा कहती है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैं BA पास। अब यहाँ तब डायलॉग हुआ हाँ। और एकदम डायरेक्ट मेरे हम्म, राधा बेगम, क्योंकि मन बुद्धि है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना वो बात की बात है। जी राधा बेगम MA करो या BA, पढ़ना तो पढ़ेंगे, पढ़ना मानना तो पढ़ेंगे, बर्तन। ये लाफ्टर जो मेरे लिए था वहाँ पे, वो वहाँ के जो दर्शक थे हिमाचल के, मतलब ऑल इंडिया के कलाकार आए थे, उन्होंने वहाँ बहुत सराहा कि यार ये तुम्हारे जो बोलने का अंदाज हाँ वो बहुत प्यारा था। हाँ हाँ ये छोटा सा क्या बात है, क्या Thank बात you. है। यानी कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं किसी कहानी में, किसी फिल्म में, नाटक में, जो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बार लगता है कि अगर छोटी चीज़ नहीं होगी तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन नहीं, उसकी वजह से पूरी कहानी में जो रोचकता आती है वो एक अलग ही बात है। आइए वापस आते हैं और बात करते हैं पोषण आहार के बारे में। हम बात कर रहे हैं संपदा जी से। संपदा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब भी बात होती है पोषण और आहार की, तो एक डाइट प्लान के बारे में बात की जाती है और कहते हैं कि हमें डाइट फॉलो करनी चाहिए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, फिर स्नैक्स लेना चाहिए, फिर लंच करना चाहिए, फिर इवनिंग स्नैक्स, देन डिनर। ये पूरा एक प्रॉपर डाइट कहा जाता है। और लेकिन एक बात ये भी है कि ये साथ ही साथ ये हम हिंदुस्तानियों का डाइट प्लान नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स का डाइट प्लान था ये, जिसे अब हम फॉलो कर रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, डाइट प्लान मतलब एक ये है कि हम उसको रूटीन बना लेते हैं। जैसे हम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है हमको, तो हम ये मान लेते हैं कि हमको इस टाइम पे इतनी दवाइयाँ खानी है, इस टाइम पे 2 खानी है, फिर दोपहर में खानी है, फिर शाम को खानी है। बस वही एक डाइट प्लान का तरीका है। पर यह है कि हमें ज़रूरी है कि हम थोड़ा 2-2, 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें। अगर हम बहुत लंबा गैप कर लेते हैं तो फिर हमें इतनी ज़ोर से भूख लग जाती है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में हमने देखा है कि कई बार ब्रेकफास्ट तो होता ही नहीं है, ब्रेकफास्ट मोस्टली स्किप हो जाता है। और महिलाओं का तो बहुत ही ज़्यादा स्किप होता है कि वो काम में लगी रहती हैं, उनको 12-1 बज जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको खाना भी है। और या तो फिर वो सिर्फ चाय पी लेते हैं।
तो इसलिए डाइट प्लान ज़रूरी है कि हमें एक पेपर मिल जाता है कि हमको इतने टाइम पे ये खाना है। और जी। हमें जब कोई ये बताता है कि हमको इस टाइम पे ये खाना है, तो हम एक सोचते हैं कि नहीं, हमको इस तरीके से फॉलो करना चाहिए। जी। तो हम भी ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं, डिनर, और वो प्रॉपर तरीके से करते हैं। जी। तो एक डाइट प्लान बस ये है कि एक तरीका है कि हम बैलेंस डाइट किस तरीके से ले सकते हैं एक रेगुलर टाइम पे। यानी कि एक रेगुलर टाइम पे किस तरह से हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ये एक पूरा तरीका होता है। और उसमें हमें किस तरह से सुबह ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, लंच लेना चाहिए, डिनर लेना चाहिए, ये सारी प्रॉपर चीज़ें हमें मिल जाती हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता पड़ जाता है कि हमें क्या लेना है अपनी डाइट में। हर व्यक्ति की डाइट अलग होती है, हर व्यक्ति की एज अलग अलग होती है, और उस एज में उसे क्या क्या खाना चाहिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ जब बच्चों की हम बात करते हैं तो उनका मील का पोर्शन अलग होता है, वयस्कों की जब हम बात करते हैं तो उनका मील पोर्शन अलग होता है, और जब बुजुर्गों की बात करते हैं तो उनका खान पीन थोड़ा सा अलग हो जाता है। सभी के लिए अलग होता है, लेकिन कुछ खास चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सेवन सभी को करना चाहिए। तो ये तो एक ख़ास बात हो ही गई है। तो अब मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगी कि हमारे श्री शिवराज सिंह रावत जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी, फ़ोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक ख़ास मेहमान। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं टीकाकरण के बारे में। बिल्कुल, हिंदी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदी पखवाड़ा भी चल रहा है इस वक्त। तो आइए हम जानते हैं उनसे, हमारे ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं फ़ोन कॉल पे। हेलो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और हिंदी हम सभी के लिए जानना, पहचानना, हिंदी के बारे में समझना कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, हिंदी के बारे में आप क्या कहें, हिंदी पखवाड़ा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बनाया जा रहा है। कार्यालयों में खासकर हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, और इस संकल्प के साथ मनाते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है जी। लेकिन राजभाषा होने के साथ साथ ये राष्ट्रभाषा के रूप में ही स्थापित हो जी। और बाकी इस बात से सभी लोग सहमत हैं कि हिंदी जिस तरह से देश और दुनिया में बोली जाती है, समझी जाती है, जितनी बड़ी तादाद में लोग इसका उपयोग करते हैं, उस हिसाब से हिंदी पूरी तरह से इस मायने में डिजर्व करती है, ये पूरी तरह से पात्र है कि वो इसे एक राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। चाहे हम आज़ादी की लड़ाई में देखें, हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जिस तरह से इसका उपयोग किया जी। और इसके बाद जिस संविधान निर्माताओं ने इस बात को महसूस किया कि एक ऐसी संपर्क भाषा के रूप में कोई भाषा होनी चाहिए जी। और हिंदी को ये समझा गया। कई बार हम देखते हैं कि भाषा के नाम पे विवाद पैदा होते हैं, लेकिन ये सभी सहमत हैं, जो हमारे विद्वान हैं, जो जानकार हैं, जानते हैं कि यदि हिंदी की प्रगति होगी, हिंदी समृद्ध होगी, तो जो हमारी बाकी भाषाएं हैं वो भी समृद्ध होंगी, और बाकी भाषाएं भी समृद्ध होंगी तो हिंदी समृद्ध होगी। एक दूसरे की पूरक है। भाषा कोई भी हो, वो आपस में लड़ाने का काम नहीं करती, बल्कि ये जोड़ने बिल्कुल का बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि भाषा एक दूसरे की पूरक होती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रसार भारती के अंतर्गत दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों ही आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है इस वक्त, आकाशवाणी में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं? आकाशवाणी में हिंदी पखवाड़ा हमारे प्रसार भारती और आकाशवाणी महानिदेशालय के निर्देशानुसार 14 सितंबर से 29 सितंबर तक मनाया जा रहा है जी। हिंदी दिवस समारोह तो जो सूरत में हमारा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ, वहाँ पर हमें शामिल होने का अवसर मिला जी। और उसमें हम आकाशवाणी के प्रतिनिधि के रूप में हम शामिल हुए। एक हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उसका उद्घाटन किया। 2 दिवसीय सम्मेलन था। हिंदी के बारे में विद्वानों ने विचार मंथन किया और देश भर के जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। एक बहुत अच्छी गतिविधि थी और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए पूरे संकल्प के साथ वहाँ से लोग लौटे हैं और अब कार्यालयों में गतिविधियाँ चल रही है। हमारे यहाँ जहाँ तक है तो जो हमारा स्टाफ है, हमारे कार्यालय सदस्य हैं, उनके बीच तमाम तरह की प्रतियोगिताएं जैसे टिप्पण आलेखन, तात्कालिक भाषण, इस तरह की प्रतियोगिताएं हम संचालित कर रहे हैं, जी आयोजित हैं जी। लगातार कार्यशालाएं कुछ हमने रखा है,
उसका आयोजन कर रहा यानी कि कई सारी गतिविधियां हो रही हैं जिसकी वजह से हम हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात की आपने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के साथ साझा की। अब बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब गुड्डू जी से बात करते हैं। गुड्डू जी, क्योंकि आपका किरदार बेहद महत्वपूर्ण है और आपने बहुत सारी अच्छी बातें अपने बारे में भी हमें बताई हैं। आप हमें साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपने अभी रिसेंटली किन किन फिल्म्स में काम किया है? अभी रिसेंटली मैंने प्रांजल प्रोडक्शन के द्वारा 3 फिल्में करी हैं जो रिलीज हो चुकी हैं जी। शॉर्ट फिल्में हैं। फरिश्ता, 34 मील और नाइट वॉक 2 जी। और इसके अलावा अभी मैंने 2 दिन पहले एक यमराज और चार्ली की टक्कर, हाँ हाँ एक बहुत कॉमिक है, हालांकि चार्ली गेटअप में नहीं हूँ, नॉर्मल गेटअप में हूँ जी। लेकिन क्या है वो उसमें यमराज जी मेरे प्राण लेने आते हैं जी। मैं यमराज जी को इतना पकाता हूँ कि वो यमराज जी भागने लगते हैं और उसके बाद फिर उन्हें ध्यान आता है, वहाँ से चित्रगुप्त का उनके पास मैसेज आता है क्योंकि हमने आधुनिक चीज़ बनाई है। बिल्कुल। तो उसमें बोला जाता है कि अरे यमराज जी गड़बड़ हो गई भाई, आप जिनको लेने आए हैं वो नहीं, आप मतलब कि मिस्टर SS चतुर्वेदी जी को लेने आए हैं और आप मतलब गलती से वहाँ पहुँच गए। अब वो पछता था। अच्छा, इसी बीच हमारे जो फैमिली में 2 बेटियाँ 2 बेटे और वाइफ जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि किसी तरह ये जाएं, इनकी दौलत हमारे पास आए। जी जी। तो जैसे ही यमराज जी सबके सामने प्रकट होते हैं तो कहते हैं कि भाई गलती से आ गया मैं यहाँ पे, और तो साहब आप तो एक काम करो, लेके जाओ, ये फालतू इंसान है, लेके जाओ। तो वो बड़ा अच्छा है। कल रात को भी शूट हुआ और अभी यहाँ से स्टूडियो के जाने के बाद लास्ट सीन और करूँगा उसका। क्या बात है। तो यानी कि काम निरंतर जारी है। गुड्डू जी, साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कई बड़े कलाकारों के साथ भी काम किया है, तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका, और साथ ही साथ आपने किन किन के साथ काम किया है ये भी हमें बताइए। जी, अक्षय जी की बात करूँगा तो टॉयलेट एक प्रेम कथा 2016-2017 के दौरान हम लोग काम कर रहे थे। तो जब फर्स्ट डे था जी मेरा, कि मुझे मतलब एकदम मुझे नहीं मालूम था कि मैं टॉयलेट एक प्रेम कथा में काम कर रहा हूँ। एकदम सडनली मेरे पास 2 दिन पहले फ़ोन आएगा, गुड्डू जी आप कहाँ हो? मैं साहब भोपाल में हूँ। कहला भोपाल में आप काम कीजिए, आपका सीन है, चाय वाले का कैरेक्टर है जी, और आपको करना है और सुबह 4 बजे आपको एनी हाउ स्पॉट पर पहुंचना है। ये मिसरोद रेलवे स्टेशन पे शूट हुआ है जी जी। तो मैं सुबह 3 बजे पहुंच गया, यूनिट से पहले पहुंच गया, क्योंकि मेरी एक आदत है हमेशा से कि मैं कहीं भी मतलब अगर शूट हो या ड्रामा हो, कहीं रिहर्सल हो, टाइम से पहले पहुंचना पसंद करता हूँ। क्या बात है। क्योंकि 15 मिनट पहले पहुंच जाऊँगा तो मेरा कोई घाटा नहीं होगा, बल्कि आप लोगों की नज़र में मेरी इज्जत बढ़ेगी। अगर वहाँ आधा घंटा लेट हो गया तो सब जो चेहरे अलग उनके चेहरे पर रीडिंग करने में मजा आता है जी जी। तो हमेशा से मेरी आदत रही। तो वो यहाँ की यूनिट के कहला आप कौन? फर्स्ट टाइम है ऐसा। मैं गुड्डू चाली, अच्छा हाँ जी आइए बैठिए। कहले सर आप 1 घंटा पहले आ गए? नहीं, क्या फ़र्क पड़ता, मैं कम से कम 25 किलोमीटर दूर रहता हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ भाई, मेरे को टाइमिंग बिल्कुल। अगर बीच में किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो तो पहुंचने में पूर्व अगर हम पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ ही साथ मैं और कलाकारों के नाम जानना चाहूँगी। तो अब अक्षय कुमार जी की बात कर रहा था मैं, तो जिस वक्त मतलब सुबह 6 बजे अक्षय कुमार जी आए, तो जब मेरा सीन में ये समझाया गया तो अक्षय जी आए, कहला चाचा, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके मुंह से कहे चाचा का। तो कहला चाचा सीन आपको ध्यान है? जी सर मुझे याद है। कहला कॉन्फिडेंस है, एक बात करके बताइए। मैंने कहा था, कहला वेरी गुड, कहला यही कॉन्फिडेंस चाहिए। उसके बाद डायरेक्टर और असिस्टेंट वगैरह आए, उन्होंने मतलब कहा, हालांकि वो सीन कुछ मतलब ज़्यादा नहीं था, वो गाने के अंदर ही सीन दिखाया गया है, लेकिन वो मतलब करने में मज़ा आया हो। और सिर्फ अक्षय जी और भूमि जी को चाय बनाई। इसी तरह शेरनी फिल्म के अंदर समथिंग में 1-1.5 घंटा मतलब शूट से पहले जी विद्या जी के साथ बैठा। विद्या जी को मालूम नहीं था कि मैं चार्ली चैपलिन का डुप्लीकेट हूँ। और फिर डायरेक्टर साहब, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ उनका डायरेक्टर साहब का, तो उन्होंने बोला कि ये चार्ली चैपलिन है, इंडिया के 4थे नंबर पे आते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे कि चार्ली चैपलिन 4थे नंबर पे क्यों आया है, यहाँ बता ना पाऊंगा। बिल्कुल, हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि चार्ली चैपलिन जी 4थे नंबर पे क्यों आते हैं। चार्ली चैपलिन की जो आप देख रहे थे, छवि भी आप देख रहे थे, किस तरह से आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पे दिखाई जा रही थी, उनकी छड़ी बेहद महत्वपूर्ण है, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त फोन कॉल पे हमारे साथ जुड़ गए हैं संतोष जी, आप टीकाकरण अधिकारी हैं। डॉक्टर संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भोपाल में क्योंकि हम कोरोना की बात कर रहे हैं, तो जो डोज लगना है, लास्ट डोज जो लगना है, वो उसकी स्थिति किस तरह से है और प्रिकॉशन डोज सभी को लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, आपका क्या मत है?
देखिए, मेरा मत वही है जो भारत शासन गाइडलाइन के अनुसार निर्णय किया है साइंटिफिक कमेटी द्वारा। जी। और वो ये बताया गया है कि हम लोगों ने पहला डोज 98% उस प्रदेश में लगा लिया है, 97.4% सेकेंड डोज लगा लिया है। इसके बाद एक स्टडी एंड रिपोर्ट की हम लोगों ने सेकेंड डोज बढ़ाया था जनवरी के पहले तक, और सीरो कन्वर्शन कितना बचा है एंटीबॉडी, तो उसमें पता चला कि आपका सिर्फ 20 से 30% ही बचा हुआ शरीर में, यानी आपका प्रतिरोधात्मक शक्ति जो होना था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। और इसलिए निर्णय लिया गया कि हम एक एक्स्ट्रा डोज, जिसका नाम दिया गया प्रिकॉशन, आम भाषा में बूस्टर डोज कहते हैं, उसको लगाने के लिए 6 महीने के अंतराल से हमें लगाना होगा जिन्होंने सेकेंड डोज लगा लिया है। तो मेरा जो रिकॉर्ड बता रहा है कोविन के पोर्टल पे, उसमें पूरे मध्य प्रदेश के नागरिकों का सेकेंड डोज जनवरी तक पूरा हो चुका था, अर्थात सेकेंड डोज के लिए सभी लोग एंटाइटल्ड हैं। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 16 तारीख से 30 सितंबर तक माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पे अमृत महोत्सव 75 दिवसीय बनाया है। आपको मालूम है कि पहले 18 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को ये फ्री नहीं था, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में था प्रिकॉशन डोज, मगर अब फ्री कर दिया है सभी माहौल में। तो हमने अभी जो हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारे 18 से 44 साल की उम्र में अभी जो अपेक्षित हमारे ड्यू लिस्ट के अनुसार युवा है वो 16% की प्रिकॉशन डोज ले पाए हैं। 40 से 59 वर्ष के 22% की टीकाकृत हुए हैं। हालांकि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने काफी अच्छी मेहनत की है, खुद 33% आगे आके अपना टीकाकरण कराया। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी बीमारी गई नहीं है, वायरस के खिलाफ कोई भी कारगर दवा निर्माण नहीं हुई है, और अन्य राष्ट्रों की आंकड़े भी बता रहे हैं, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, कोरिया हो, बीमारी पलट के आई है, वहां पर हजारों लोग फिर से भर्ती हुए। तो कहीं हम अपना जो प्रवर्तन मिला है 30 सितंबर तक युवाओं को अपील करना चाह रहा है, उसका भरपूर फायदा उठाएं। हम लोगों ने मध्य प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हमने महाअभियान के रूप में उस सभी माहौल पूरी ऊर्जा उत्साह के साथ करते हैं, तो उसके बिल्कुल अच्छे आते हैं और आएगी। हमारे ये 5 अभियान हम कर चुके हैं। बुधवार के दिन हमारा महाअभियान होता है, 13-14 लाख उस दिन हमारे टीके लग जाते हैं, और हम लोग 40-50 हज़ार। बिल्कुल सर, मैं आपसे साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि हम प्रिकॉशन डोज की तो बात कर ही रहे हैं जो सभी को लगवाना चाहिए, साथ ही साथ चलते चलते हम पोलियो टीकाकरण की भी चर्चा आपसे करना चाहेंगे। उसमें किस तरह से लोग आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और टीकाकरण करवा रहे हैं बच्चों का? पल्स पोलियो की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये हमारे 16 जिलों में ही ये संचालित है, और इसका कारण है कि विदेशों में नए केस पोलियो पे आए थे और भारत शासन ने निर्णय लिया कि हाई रिस्क कौन से जिले हैं, कौन से राज्य हैं यहाँ हमें करना चाहिए। हमारे प्रदेश के 16 जिले, यहाँ कहते हुए बहुत खुशी हो रही कि 80% हमारे परिवारजन खुद लाए थे अपने बच्चों को बूथ पर टीकाकरण कर लिया, 2 बूंद जल्दी की खिलानी। कल भी हम लोग घर घर गए थे और आज हमारा आखिरी दिवस है। अभी अगर जिनके कुछ बच्चे छूट भी जाते हैं तो नियमित टीकाकरण के अंतर्गत हम लोग सभी संस्थाओं में मुफ्त दवा दे रहे हैं। उनसे अपील है कि वो जो बच्चे अगर 1% छूट भी जाते हैं तो वो जरूर उसको दिलवा दें। अभी तक का हमारा जो पल्स अभियान है बहुत अच्छे तरह से संचालित हुआ है। साथ ही ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा एक डीपीटी टीडी अभियान स्कूली बच्चों में 5 साल, 10 साल और 16 साल तक चल रहा था। 93% कल तक हम 93% बच्चों को टीकाकरण कर लिए। आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक संकल्प बनाया था पूरे प्रदेश को कि हमें डिप्थीरिया मुक्त प्रदेश बनाना है। उसके लिए ये कारगर कदम है और आप सबने जो सहयोग दिया है उसके लिए धन्यवाद। और जो अभी टूट गए हैं उनसे भी अनुरोध है कि नियमित टीकाकरण कर 5 साल, 10 साल और 16 साल के जो बच्चे जो भी होते हैं उनको जरूर पूरा करें। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संतोष जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के साथ साझा की। आइए अब दोबारा चलते हैं गुड्डू चार्ली जी के पास, देखते हैं उनके बारे में जानते हैं कुछ और, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चार्ली चैपलिन की जब हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं उनकी, एक तो उनकी छड़ी और दूसरी उनकी वॉक। आइए गुड्डू जी की तरफ चलते हैं और देखते हैं उनकी छड़ी को। तो गुड्डू जी, आप हमें बताइए कि इनकी जो चार्ली जी की दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनका उपयोग आप किस तरह से करते हैं अपने कैरेक्टर में? मैडम, मैं जब स्टेज शो करता हूँ, जैसे कि मैंने दिल्ली में भी करा ये शो, इंदौर में भी करा, मतलब ऑल इंडिया शो कर चुका हूँ चार्ली चैपलिन के। मुझे खुद नहीं मालूम कि कितने शो कर चुका हूँ। मैं खुद भूल चुका हूँ कि जो शो करके आया हूँ कितना कहाँ करके आया हूँ। जबलपुर में है, रायपुर है, मतलब सभी जगह लगभग कर रहे हैं ये शो।
तो ये छड़ी का जो है, जो मेरे को आर्टिस्ट होते हैं, इत्तेफाक कि अब हम लोग खेलने जाते हैं स्टेज के ऊपर, तो एक वाइफ का कैरेक्टर करती हैं मेरे साथ, हिना खान हैं या हंसा लाहिरी हैं, और कुछ कलाकार हैं जो मेरे साथ रेगुलर करते हैं। अगर किसी वजह से कुछ कलाकार इधर उधर होते हैं तो उनकी जगह कोई दूसरे कलाकार को करता हूँ। इसमें आरती शर्मा भी हैं, तो उन्होंने भी करा मेरे साथ और वर्क कर रहा है। तो ये छड़ी का क्या होता है, जब मैं किसी लड़की को छेड़ा, मतलब 3 कैरेक्टर ज़्यादातर स्पेशली होते हैं कि मैं पार्क में टहल रहा हूँ और मैंने किसी लेडीज़ को देखा या लड़की को देखा, तो मैं हल्की सी सीटी मारता हूँ, वाह क्या स्मार्ट है। वहाँ आता हूँ और एकदम आराम से अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता हूँ और बड़ा स्टाइलिश, बहुत रोचक लगता होगा वो। और कभी टेप उतारा है ये, उसके सामने अपने आप को मतलब राइज करना, क्योंकि आप मुझे पहचानिए, मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। मतलब इग्नोर करते हैं। जी जी जी। या तो कोई फूल होता है या कोई मैगजीन होती है तो वो लड़की मार देती है, उसके बाद जो तमाशा होता है। बिल्कुल सर, अगर चार्ली जी की स्टाइल से यदि आप अपनी टोपी वाला कुछ करके परमाए तो क्या बात है। तो भाई यानी कि आप अपने जितने भी प्रॉप्स हैं, चाहे टोपी हो, छड़ी हो, या उस वक्त आपके पास गुलाब हो, जो भी चीज़ है उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए अपने पूरे कैरेक्टर में आके अपना किरदार निभाते हैं। भाई चार्ली जी तो अपना किरदार निभा रहे हैं, हमें भी जीवन में अपना किरदार अच्छे से निभाना चाहिए। क्यों, कैसे, आइए जानते हैं पोषण और आहार के जरिए कि कैसे हमें एक अच्छा पोषण और आहार लेना चाहिए। मैम, आप महिलाओं की बात कर रहे थे, गर्भवती महिलाओं की बात कर रहे थे, साथ ही साथ यदि महिलाओं की जब आपने बात की थी कि वो डाइट अच्छे से नहीं ले पाती हैं, काम में व्यस्त हो जाती हैं, उस वजह से उनके अंदर कई सारी समस्याएं भी आ जाती हैं स्वास्थ्य संबंधित। पीसीओडी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर लोग कम चर्चा करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि उस पर कम चर्चा क्यों होती है और किस तरह से उसका रख रखाव किया जाना चाहिए और क्या उसका इलाज संभव है। जी, ये जो है किशोरी बालिकाओं में अक्सर देखा जाता है और ये आगे तक भी देखा जाता है ये दिक्कत जी। तो पीसीओडी जो है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और कहा जाता है कि ये लाइफस्टाइल इम्बैलेंस है बेसिकली, कि हम आजकल हमारा खाना पीना, जंक फूड खाना या फिर पैकेट वाली चीज़ें खाना या फिर कई बार ना खाना, तो वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो किस तरीके से हमारे शरीर में इम्प्योरिटीज़ बढ़ती जाती हैं, उस वजह से कई बार जो किशोरी बालिकाएँ हैं, किशोर बालिकाएँ, उनमें ये चीज़ बढ़ती जाती है। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कई बार चेहरे पे पिंपल्स, हेयर ग्रोथ और इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं जी। और ये ऐसी एक प्रॉब्लम है जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता हमारी सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, गर्ल्स को भी पता नहीं होता है। तो उस चीज़ के लेके थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और आप कहेंगे कि सितंबर मंथ जो है ये वर्ल्ड वाइड एक अवेयरनेस कैंप की तरह चलाया जाता है इसी के लिए, पीसीओडी के लिए। तो इसमें मेन ये है कि एक अच्छा पोषण लेना ज़रूरी है, फल सब्जियां इनका अधिक आहार लें, जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, तली हुई चीज़ें हैं उनको कम ले जितना हो सके। उसके बाद एक जो हमारी स्लीपिंग नेचर जो हमारा आजकल हो गया है कि हम रात को लेट सोते हैं, फिर सुबह तो हमारी लाइफस्टाइल जो है वो स्टार्ट हो ही जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारी कई सारी जो हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको कहते हैं वो सारी लाइफस्टाइल से ही है। उसमें थायराइड भी आता है, जो मधुमेह, डायबिटीज़ वो भी आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लाइफस्टाइल इम्बैलेंस है। इसमें सोने की, डाइट की, एक्सरसाइज की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें व्यायाम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें व्यायाम करने की ज़रूरत है जी। आमतौर पे आप बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है व्यायाम करने के लिए, हम कब करें, सुबह हमें निकलना होता है, शाम को हम लेट आते हैं, फिर थक जाते हैं, तो कब करें। तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी फेस करने को दिखती हैं कि गर्ल्स से मैं कई बार बातें करती हूँ तो यही मिलता है कि मैम हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कब एक्सरसाइज करें। जी बिल्कुल, एक्सरसाइज के कुछ फोटोग्राफ्स भी इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो जितने भी एक्सरसाइज के फोटोग्राफ्स हैं ये कहीं ना कहीं हमें समय निकाल के एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हमारे लिए समय निकालना जरूरी है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है कि जब हमारा ज्यादा इंबैलेंस हो जाता है शरीर में, तब हमारे सब कुछ काम रुक जाते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हमारे इसी टाइम में से हम कैसे टाइम निकाल कर थोड़ा सा व्यायाम कर सकते हैं हमारे लिए। नहीं तो हम घर में ही, जैसे ये तो जिम की बात है, हम घर में ही अगर कर सकें तो वो भी पॉसिबल है। कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार ही कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती हैं। बिल्कुल। तो एक्सरसाइज हुआ, खान पान हुआ, लाइफस्टाइल हुआ, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे आज के टाइम में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, जिससे ये है कि हमारी जो बीमारियाँ आगे ना बढ़ें।
ये बिल्कुल। यहीं पे रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे एक और करना चाहूँगी कि डॉक्टर के पास तो हम जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं यदि कोई बीमारी होती है तो, लेकिन एक डाइटिशियन के पास जाना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एक सही डाइट के बारे में जानकारी लेने के लिए, क्योंकि लोग अपने हिसाब से चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं और डाइटिशियन के पास कम जाते हैं। जी बिल्कुल। आज के टाइम में जैसे मैं तो इन चीज़ों पे काफ़ी अभी रिसर्च चल रहा है मेरा, तो मैं जितना भी मिलती हूँ तो मुझे ये है कि डॉक्टर के पास जाकर ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइटिशियंस के पास लोग बाद में अगर डॉक्टर कहेगा तो वह जाएंगे ना वो। तो ये हो जाता है कि आहार पोषण की भी इतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि दवाइयों से हर चीज़ बैलेंस नहीं हो सकती। और जैसे हमने कहा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी है आहार पोषण, क्योंकि आहार पोषण के साथ ही व्यायाम भी होता है, लाइफस्टाइल बैलेंस भी होता है। तो वो बहुत सारी तरीके की काउंसलिंग होती है आहार पोषण के साथ साथ, जो हमारे बेसिक हमें कैसे रहना चाहिए वो सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि आप किसी विशेषज्ञ से जाकर मिलें, तो आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल पाती है कि किस तरीके से खान पान होना चाहिए। बिल्कुल। चूंकि आप आज हमारे साथ एक विशेषज्ञ के रूप में मौजूद है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक व्यक्ति की सही लाइफस्टाइल क्या होती है और उसकी पूरी दिनचर्या क्या होनी चाहिए दिन भर की। जी बिल्कुल। तो एक तो हम सबसे पहले कहेंगे कि हमारी जो बेसिक लाइफस्टाइल ही है वो बहुत फास्ट हो गई है। हमें सुबह निकलना होता है, वो सबको जाना ज़रूरी है, हम उसको रोक नहीं सकते। पर ये है कि हमारे लाइफस्टाइल के साथ हमको हमारे खान पान में चाय हमें कितनी लेनी है उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो कई बार ओवर चाय हो जाती है कि भूख लग रही है, कुछ नहीं मिल रहा खाने को, तो हम चाय पी लेते हैं। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि चाय थोड़ी लिमिटेड ली जाए। हमारे साथ हम ऐसे स्नैक्स रख सकते हैं ऑफिस में जो थोड़े हेल्दी हों। बिल्कुल। हेल्दी स्नैक्स कौन कौन से हो सकते हैं इस बारे में हम जानेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, क्या प्रश्न है? हेलो हेलो, क्या हमारी आवाज आपको मिल रही है? शायद हमारा संपर्क इनसे टूट गया है। मैम आप कुछ स्नैक्स की बात कर रहे थे, तो क्या हेल्दी स्नैक्स कौन कौन से? यही कहूँगी मैं कि हेल्दी स्नैक्स में हम जैसे चने रख सकते हैं, स्प्राउट्स रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं जी। तो इस तरीके की, या फिर मैं कई बार जैसे गर्ल्स से मिलती हूँ तो वो कहती है कि मैम ये सब नहीं खाया जाता हमसे। तो मैं यही कहती हूँ कि आप ऐसा करिए कि चने लीजिए या फिर काबुली चना हल्का सा बॉईल करके उसमें टमाटर प्याज डाल लीजिए, चाट मसाला डाल लीजिए, तो वो चटपटा हो जाएगा। क्योंकि किसी को भी ब्लेंड खाना पसंद नहीं है, सबको टेस्ट चाहिए। बिल्कुल। जो पैकेट वाले हम चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, उसमें भी हमको टेस्ट मिलता है, इसलिए हम उन चीज़ों को खाते हैं। तो हम उसका क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन रख सकते हैं हमारे पास, क्योंकि भूख तो सभी को लगती है। बिल्कुल, भूख सभी को लगती है और टेस्ट सभी को चाहिए होता है। तो कैसे उस टेस्ट को इन्हांस किया जाए लेकिन सही चीज़ खाकर, इस बारे में चर्चा जारी रहेगी। स्वागत है, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आपका। नमस्कार। हेलो हेलो, बिल्कुल हमें लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है जिस वजह से हमारा कॉलेज के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताया कि कुछ नमक और नींबू से बहुत अच्छा स्वाद इन्हांस हो जाता है और हम चीज़ों में उसे डाल के उनका सेवन कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हम आजकल, आपने देखा होगा सीड्स खाई जाती हैं बहुत रेगुलर में जी। तो आजकल जिन्हें सुपर फूड्स कहा जा रहा है। बिल्कुल। तो कई बार हम इसे बताते हैं कि भाई एक पंपकिन सीड्स या फिर कद्दू के सीड्स खाने चाहिए, तो बोलते वो तो हम निकाल के वैसे ही फेंक देते हैं बाहर। तो वो भी आजकल मार्केट में काफ़ी इजीली अवेलेबल है। तो ये है कि वो एक हेल्दी ऑप्शंस है कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर सीड्स रख सकते हैं अपने पास। तो बीच में कोई मंचिंग की इच्छा हुई थोड़ा सा कुछ खाने की, तो कभी भी निकाल के हम उसको इजीली खा सकते हैं। तो उसमें हमें एक हेल्दी ऑयल मिलता है। हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे खाने में हमारे कुकिंग करने की वजह से खत्म हो जाते हैं, वो हमको मिल जाते हैं। तो हमारा कहना आजकल कच्ची चीज़ें खाने का वो कम हो जाता है, हम कुक करके खाना पसंद करते हैं हर चीज़। और जब तक हम उनको कच्चे फॉर्म में नहीं खाएंगे तो हमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसको हम कहते हैं, जैसे विटामिन मिनरल्स हुए, उनकी कमी हमारे शरीर में होती जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम हरी सब्जियाँ खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूसरी सब्जियाँ, फल, सीड्स, इन सब का अगर सेवन हम करेंगे तो वो जो ब्लैंक हो जाता है, थोड़ा सा गैप बन जाता है, वो फिलफिल हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारी फैशनेबल चीज़ें खाएं एक अच्छी डाइट लेने के लिए, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं जिनसे हमें एक अच्छा आहार मिल सकता है। साथ ही साथ हमारे अंदर जो न्यूट्रिशंस, फाइबर्स, प्रोटीन, विटामिन की जो कमी हो जाती है उसे फुलफिल किया जा सकता है। जैसे मैम ने हमें बताया भी कि हम सीड्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, भुने हुए चने खा सकते हैं। साथ ही साथ जो काबुली चने का मैम ने बताया
वो भी बहुत अच्छी मात्रा में हम ले सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम उसके अंदर नींबू डाल लेते हैं तो विटामिन सी हमें मिल जाता है और वो थोड़ा खाने में टेस्टी भी हो जाता है। इसलिए हमें अलग अलग चीज़ों का सेवन करना चाहिए, अच्छी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, घर के बने हुए खाने का सेवन करना चाहिए, बाहर के जो अनहेल्दी फूड्स हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए और साथ ही साथ हमें एक डाइटिशियन की सलाह से अच्छा भोजन करना चाहिए। समय क्या होना चाहिए खाने का वो निश्चित करना चाहिए और अपने लिए थोड़ा सा समय अवश्य ही निकालना चाहिए, क्योंकि यदि हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो हो सकता है आगे चलकर हमारा स्वास्थ्य ठीक ना रहे और उस वक्त हमें जब अपने शरीर पे ध्यान देना पड़ेगा अफसोस होगा कि काश पहले दे लिया होता हमने ध्यान, तो हमारा अभी तक का जीवन आसान हो जाता और आने वाला जीवन भी हमें आसानी के साथ व्यतीत करना होता। आइए वापस चलते हैं गुड्डू चार्ली जी के पास, क्योंकि उनका जो गेटअप है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उनका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और जानते हैं उनसे कि कैसे उन्होंने अपने अभिनय के करियर की शुरुआत की थी। क्योंकि सर आपने हमें ये तो बताया ही है कि आपने हिमाचल में प्ले किया था, लेकिन आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है ये आपको कब पता पड़ा और कैसे पता पड़ा? मैडम बचपन से ही मुझे एक्टिंग करने का शौक़ रहा है जी। मेरी मम्मी जो अब इस दुनिया में नहीं है काफ़ी चिल्लाती थी मुझे छोटेपन में। स्कूल के अंदर भी मतलब हर तरह के नाटक कर डालता था, बैठे बैठे कुछ भी उटपटांग हरकत करना। और ज़्यादातर शायद उस दौरान मतलब धर्मेंद्र साहब का बहुत बड़ा एक वो रहा दौरा, तो धर्मेंद्र साहब और शेट्टी साहब की लड़ाई अगर देखता तो बहुत खुश होता था, उन्हीं की नकल में घर में आके कर डालता था। जी जी। एक वक्त का वाक़या है, शबरात का दिन था। जी जी। शबरात के वक्त मम्मी ने कहा कि आंगन से थोड़ी मिट्टी ले आओ। हाँ हाँ। तो वो सरिया लेकर गए। तो उस वक्त शायद कहानी किस्मत की फिल्म चल रही थी। जी। वो फिल्म में शायद एक दिन पहले ही देख कर आया था। हाँ हाँ। तो उसमें धर्मेंद्र शेट्टी को मारते हैं। हाँ हाँ। कह शेट्टी तुझे मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ। ये कह तो मैं उठाया सरिया उठाया और मिट्टी के ऊपर अपना पैर जो है वो आगे रखा और सट से खींच के आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो सरिया सीधे जाके मेरे पैर के अंदर घुस गया और सरिया निकाला बाकायदा। निकालने के बाद सरिया एक साइड फेंका, मिट्टी उठाई और सर पे रख के मम्मी ने कहा ये लाल मिट्टी और जो पैर में क्या हुआ? मैं वो शेट्टी को मार डाला। मतलब दर्द हो रहा है लेकिन वो शेट्टी को मार डाला। मम्मी ने पहले तो हमारे सपाटे मारे उसके बाद पापा के पास भेजा। हमारी ड्राई क्लीनिंग की दुकान है, हम बताना चाहेंगे पापा की। और आज आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे पापा की उम्र 107 ईयर्स है अभी अवेलेबल है। क्या बात और ड्राई क्लीनिंग की दुकान चलाते हैं और वो अभी भी हैं। तो बात हमारी ये हो रही थी वो वक्त मतलब काफ़ी मतलब बड़े भाई भी हैं मेरे। उन्होंने भी काफ़ी स्कूल के दौरान भी मैं स्कूल से डम्मे मार के भाग जाता था फिल्म देखने। तो कभी मतलब रास्ते में मिल जाता था, पीटते हुए लेकर आते थे, पापा से बोलते थे और मम्मी से बोलते थे। तो वो लेकिन शैतानियाँ मैंने छोड़ी नहीं। और इत्तेफाक से वक्त हमारे स्कूल के अंदर एक म्यूजिशियन आए थे। तो वो उन्होंने तो मैं बड़ा गौर से उनकी एक्टिंग देख के बेटा ये म्यूजिशियन सीखना हर एक के बस की बात नहीं है, तेरा नाम कमाना है तो कुछ करके दिखाना होगा। उस दिन हमने छोड़ा, एकदम दिमाग में आया कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ ये है कि आप दर्शकों का प्यार है, आप सभी का प्यार है जो इस लायक मुझे बनाया है। यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे दर्शकों के साथ साथ एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नेता साहब का और बात करूँगा, निर्माता साहब का, मिस्टर विशाल भारद्वाज जी, जो बहुत ही इस वक्त मेरे फ्रेंड भी हैं। जी जी। वो उनकी वाइफ रेखा भारद्वाज जी को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ उन्हें। अगर वो मेरे दूरदर्शन द्वारा प्रोग्राम देख रहे होंगे तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 2001-2 की या 1 की बात है, मैं ज़रा थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो वो मकबूल की शूटिंग के दौरान भोपाल आए। उन्हें कोऑर्डिनेटर का ज़रूरत थी और जैसे कि हमारे भोपाल वासियों को मालूम है कि गुड्डू चार्ली कोऑर्डिनेटर कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं और काफ़ी लोगों को कलेक्ट करते हैं। आपके दूरदर्शन में भी काफ़ी लोगों को प्रमोट किया है। क्या बात है जी। और काफ़ी शोज़ करे हैं मैंने, मतलब वो बात अलग है कि मैं अपने आपको छुपा के रखता हूँ ज़्यादातर। तो विशाल जी ने कहा कि किसी से पूछा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर कौन है, तो किसी ने बताया गुड्डू चार्ली से मिलिए आप। उस वक्त भोपाल के अंदर इतने ज़्यादा कोऑर्डिनेटर नहीं हुआ करते, एकमात्र अपन थे जो मतलब काफ़ी लोगों को मतलब चांस दिया करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो ये आपका इम्पीरियल सेब्रो में विशाल जी और रेखा जी आए। तो उन्होंने कहा गुड्डू चार्ली को बुलवाया। तो किसी तरह मेरे से संपर्क हुआ, मैं गया। तो विशाल जी बाथरूम किसी काम से गए तो उन्होंने कहा रेखा जी से बोला कि गुड्डू चार्ली आने वाले हैं और वो आए तो उन्हें बिठाइएगा। मैं गया, जैसे गया तो मैंने डोर लॉक किया। तो रेखा जी आए, कह रहे यस मैं मैडम गुड्डू चार्ली। कह हाँ आइए सर।
बिठा लो, बड़ा इज्जत के साथ उन्होंने बिठा लो, बहुत अच्छे। इतने में विशाल जी आए, तो लगे जी मैंने सब गुड्डू चार्ली, तो अच्छा अच्छा गुड्डू जी आप तो आ गए, आपके पार्टनर? जी मेरा पार्टनर, अब मैं कंफ्यूज हो गया पार्टनर कौन, मैंने मेरे साथ तो कोई पार्टनर नहीं। चलो गुड्डू जी आप तो आ गए, आपके चार्ली जी कहाँ है? सर सॉरी, मैंने कहा मेरे साहब गुड्डू चार्ली मेरा ही नाम है। मतलब गुड्डू चार्ली आपका ही नाम है, मतलब दोनों नाम एक ही है? हाँ। सर एक ही नाम है। चलो वाह, चलो बहुत अच्छा लगा। वो इतने इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने 2005 के दौरान एक फिल्म बनाई कमीने, और ये मेरे से वादा किया था कि जब भी मैं कोई काम होगा गुड्डू जी आपका नाम प्रमोट करूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? सर मुझे तो खुशी होगी कि आप वर्ल्ड में मेरा नाम फेमस करेंगे। जी जी। मैंने इस 2 शब्द में अपनी बात ख़त्म कर दी थी। तो उन्होंने जब कमीने बनाई तो शाहिद कपूर जी के डबल रोल, ये मेरी बहुत अच्छी अजीब बात रही है मेरे साथ, कि ये बात थोड़ा सा कि पंकज जी के साथ मैं काम कर चुका हूँ जी, मकबूल फिल्म के अंदर, हाँ। और नीलिमा जी के साथ मैं काम कर चुका हूँ नई क्या नाम, सॉरी, मेरा महबूब मेरे सनम में, उनका भाई का छोटा सा रोल करा था मैंने। क्या बात है। इत्तेफाक से देखिए दोनों मम्मी पापा का, और उसके बाद शाहिद कपूर जी के साथ ना मेरा कोई मिलाव हुआ बिल्कुल है। कमीने में, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर था उसमें एक का नाम गुड्डू था और एक का नाम चार्ली था। जी, तो जी, क्या जी, बात है, बहुत ही अच्छी रोचक कहानी है गुड्डू जी। क्योंकि हमारे पास अभी समय की कमी है, और जाते जाते हम हमारी जो संपदा जी हैं आहार विशेषज्ञ, उनसे भी जानना चाहेंगे मैम, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, आपके नज़रिए से आप क्या देखती हैं, क्या सोचती हैं, क्या संदेश है आपका उनके लिए, क्या कहना चाहेंगी? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। पैसा तो हम कमा ही लेते हैं, पर स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तभी हम आगे कुछ अचीव कर सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य की तरफ बहुत ध्यान रखें, अच्छा खाएं, व्यायाम करें, खुश रहें और अपना काम करते रहें। बिल्कुल, अपना काम करते रहिए, अपनी ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ मत कीजिए, अच्छा भोजन करिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सके। हमारी यही कामना है कि सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि उनका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो और उनकी तबीयत कभी भी खराब ना हो, क्योंकि जब तक समस्याएं हैं वो पेट से ही संबंधित रहती हैं। सारे रोगों की जो जड़ है वो पेट ही रहता है। यदि हमारा पेट स्वस्थ रहेगा तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छे से बिना किसी विघ्न के अच्छी रफ्तार से चलता रहेगा। आप दोनों का ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। गुड्डू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू मैम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी समता मैम, आप यहाँ पे आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इतनी अच्छी टिप्स हम सभी को दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मैं हमारे दर्शकों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी कि हम सभी जानते ही हैं कि 17 तारीख से 1 अक्टूबर तक रक्तदान दिवस चल रहा है। तो रक्तदान के जितने दिन हैं, ये मध्य प्रदेश में अभी तक बहुत सारे रक्तदान हो चुके हैं, लेकिन हम सभी को रक्तदान करना चाहिए। इस बात का खासा ख्याल रखना चाहिए कि हर 6 महीने के अंदर हम रक्तदान कर सकते हैं। उससे हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत बड़ा मिथ है कि रक्तदान करेंगे तो कहीं हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, इनफैक्ट आपकी सेहत में बढ़ोतरी अवश्य ही होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। फिर होगी आपसे मुलाकात, और आज के इस कार्यक्रम को आप रिपीट देख सकते हैं शाम को 8 बजे। इस कार्यक्रम को आज हम यहीं विराम देते हैं। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार MP।